अमरीन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जिन बच्चों ने हमारे चैनल अमरीन पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे। बच्चों, भारतीय इतिहास के कुछ विषय जो आपकी 3 पार्टों में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसका ये 10वां चैप्टर है और इसमें सेकंड क्लास है, अवध में विद्रोह। ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। तो ये सेंटेंस किसने कहा है? ये डायरेक्ट सवाल पूछा गया है कई एग्जाम में। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। समझ रहे बच्चों? रियासत पर कब्जे का यह सिलसिला जरा लंबा चला। 1801 से अवध में सहायक संधि थोप दी गई। सहायक संधि जो अवध पर थोपी गई है वो 1801 में थोपी गई है। इस संधि में शर्त थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर दे, रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती की इजाजत दे, दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करे। अपनी सैन्य ताकत से वंचित हो जाने के बाद नवाब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था। अब विद्रोही मुखिया और तालुकादारों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था कि वहां की जमीन नील और कपास की खेती के लिए मुफीद और इस इलाके को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता है। 1850 के दशक की शुरुआत तक वे देश के ज्यादातर बड़े हिस्सों पर जीत हासिल कर चुके थे। मराठी भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब सब अंग्रेजों की झोली में थे। तकरीबन एक सदी पहले बंगाल पर जीत के साथ शुरू हुई क्षेत्रीय विस्तार की यह प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ मुकम्मल हो जाने वाली थी। बच्चों, रेजिडेंट क्या होता है? जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता है। उसे ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं आता था। मतलब वहां जो है मेन चेहरा है वो जो है नवाब ही रहेंगे, या मतलब जो वहाँ का लोकल राजा है वो रहेगा। लेकिन जो है एक अटेंडेंट जो है वो रेजिडेंट बोलते थे बच्चों से। वो दरबार में जो है जो राजा की जो गतिविधि है उसके शासन का जो है संचालन उसके साथ मिलकर करता था और अधिकतर फैसले उसी के जो है सहमति से होते थे। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। अंग्रेजों के साथ यह संधि करने वालों को कुछ शर्तें माननी पड़ी। मतलब अंग्रेज अपने सहयोगी बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी। सहयोगी पक्ष न तो किसी शासक के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। देह से जान जा चुकी थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए इस अधिग्रहण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था, लेकिन इतना गुस्सा कहीं नहीं था जैसा उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासत में था। यहाँ नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया कि वह अच्छी तरह से शासन नहीं चला रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने यह निराधार निष्कर्ष भी निकाल लिया कि वाजिद अली शाह लोकप्रिय नहीं थे, मगर सच यह है कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे। जब वे अपने प्यारे लखनऊ से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग विलाप करते हुए कानपुर तक उनके पीछे गए थे। नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान के इस व्यापक एहसास को उस समय के बहुत सारे परिक्षेपकों ने दर्ज किया। एक ने लिखा कि देह से जान जा चुकी थी, शहर की कोया बेजान थी, कोई सड़क कोई बाजार घर ऐसा न था जहां जाने आलम से बिछड़ने का विलाप का शोर न गूंज रहा हो। एक लोकगीत में इस बात पर शोक व्यक्त किया गया है कि अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लीन हो। इस भावनात्मक उथल पुथल को भौतिक क्षति के एहसास से और बल मिला।
नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी खत्म हो गई। संगीतकारों, नर्तकों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जाती रही। समझ रहे बच्चों, हालात किस तरह के हो जाते हैं वक्त बदलने के साथ। 1857 में जो है भारतीय उपमहाद्वीप का फेस जो है फिगर है बच्चों। ये पेशावर है, सिंधु नदी के जो है राइट में, अफगानिस्तान थोड़ा ऊंचा का इलाका है। कश्मीर है ये, पंजाब का इलाका है, पानीपत दिल्ली, यमुना के ईस्ट में है ये, सॉरी यमुना के जो है दाहिने तरफ है। लखनऊ, अवध और बनारस देख रहे हो बच्चों, ये इलाहाबाद है, गंगा यमुना के दो आपके बीच में इलाहाबाद। और इधर बच्चों जो है राजस्थान है, ये सिंध का इलाका है, गुजरात है, और जो है हालंकर है, सिंधिया हो गए तुम्हारे, पटना है, बिहार, ढाका, चटगांव, कलकत्ता, उड़ीसा। ये बच्चों औरंगाबाद है, इधर मुंबई और पुणे है, इधर निजाम जो हैदराबाद के निजाम है ये। मैसूर है बच्चों, इधर आरकाट है ये, इधर मद्रास हो गया, फोर्ट सेंट डेविड हो गया, मैसूर, मदुराई, त्रावणकोर, कोच्चि, कुर्ग, गोवा। तो ये बच्चों ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत जो भारतीय सीमाएं हैं, जो ये रेड रेड है बच्चों, देख रहे हो, जो ये कलर में है, ये पिंक टाइप जो कलर है, ये हल्का रेड या पिंक टाइप जो भी आप समझे, ये पूरा जो है अंग्रेजों के कब्जे में है। जो ये वाइट वाइट क्षेत्र है यही बचा हुआ है, यहाँ पर भी मतलब जो है इनका रेजिडेंट जो है इनके दरबार में रहेगा, उसी के की निगरानी में जो है सभी कार्य होंगे। राजा बस नाम मात्र के रहेंगे, लेकिन मतलब वो जो है बैठे हैं, मूर्त रूप से बैठे हुए हैं। जहां जहां व्हाइट क्षेत्र है, जहां जहां ये थोड़ा पिंक क्षेत्र है, यहाँ डायरेक्ट शासन जो है अंग्रेज अधिकारियों का था, ईस्ट इंडिया कंपनी का था। नवाब साहब जा चुके हैं। एक और गीत में ऐसे शासक की दुर्दशा पर विलाप किया जा रहा है जिसे मजबूरन अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी। अभिजात और किसान सब रो रहे थे। ओ सारा आलम रोता चिल्लाता था, हाय जाने आलम देश से विदा लेकर परदेश चले गए। तो बच्चों, फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमार, तालुकेदारों, किसानों, सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया। वे सभी फिरंगी राज के आगमन के विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे थे। वे चीजें बिखर रही थी जो लोगों के लिए बहुमूल्य थी, जिनको वे प्यार करते थे। 1857 के विद्रोह में तमाम भावनाएं और मुद्दे, परंपराएं, निष्ठाएं अभिव्यक्त हो रही थी। बाकी जगहों के मुकाबले अवध में यह विद्रोह एक विदेशी शासन के खिलाफ लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया था, यानी कि यहाँ पर विद्रोह बहुत ज्यादा था। लोक प्रतिरोध क्या है कि जनता जो है बहुत मतलब जो है खिलाफ हो रही थी। अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की गद्दी ही नहीं छिनी थी, इसके इलाके के तालुकदारों को भी लाचार कर दिया गया। अवध के समूचे देहात में तालुकदारों की जागीरें, किले बिखरे हुए थे। ये लोग पीढ़ियों से अपने इलाके में जमीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते हुए थे। अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे, उनके अपने किले थे। अगर वे नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर ले तो अपने तालुकदार राजस्व चुकाते रहे, तो उनके पास काफी स्वायत्ता भी होती थी। कुछ बड़े ताल्लुकदारों के पास भी 200 सिपाही की टुकड़ी तो होती ही थी। अंग्रेज इन ताल्लुकदारों की सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। अधिग्रहण के फौरन बाद ताल्लुकदारों की सेनाएं भंग कर दी गई, उनके दुर्ग ध्वस्त कर दिए गए। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने ताल्लुकदारों की हैसियत व सत्ता को और चोट पहुंचाई। अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित था कि ताल्लुक द्वारा बिचौलिए थे जिनके पास जमीन का मालिकाना नहीं था, उन्हें बल और धोखाधड़ी के जरिए अपने परिवर्तनों से स्थापित किया हुआ था। एक मुश्त बंदोबस्त में ताल्लुकदारों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जाने लगा। आंकड़ों से पता चलता है कि अंग्रेजों के आने से पहले ताल्लुकदारों के पास अवध के 67% गांव थे। एक मुश्त
बंदोबस्त के शुरू होने के बाद संख्या घटकर 38% रह गई। दक्षिण अवध के तालुकदारों को सबसे बुरी मार पड़ी। कुछ के तो आधे से ज्यादा गांव हाथ से जाते रहे। ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों का मानना था कि तालुकेदारों को हटाकर वे जमीन असली मालिकों के हाथों में सौंप देंगे, जिससे किसानों के शोषण में कमी आएगी और राजस्व वसूली में इजाफा होगा ना। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। भू राजस्व वसूली में तो इजाफा हुआ, लेकिन किसानों के बोझ में कमी नहीं आई। अधिकारियों को जल्दी ही समझ में आने लगा कि अवध के बहुत सारे इलाकों का मूल्य निर्धारण बहुत बड़ा चढ़ाकर किया गया था। कुछ स्थानों पर तो राजस्व मांग में 3,000 से 70% तक इजाफा हो गया था। यानी ना तो तालुकेदारों के पास और ना ही काश्तकारों के पास अधिग्रहण पर खुशी जताने का कोई कारण था। तालुकेदारों की सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से किसान तालुकेदारों के साथ बंधे हुए थे वे अस्त व्यस्त हो गए। अंग्रेजों से पहले तालुकेदारों ही जनता का उत्पीड़न करते थे, लेकिन जनता की नज़र में बहुत सारे तालुकदार दयालु और अभिभावक की छवि भी रखते थे। वे किसानों से तरह तरह की मदद में पैसा तो वसूलते थे, लेकिन बुरे वक्त में किसानों की मदद भी करते थे। अब अंग्रेजों के राज में किसान मनमाने राजस्व आकलन और गैर लचीली राजस्व व्यवस्था के तहत बुरी तरह पिसने लगे। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कठिन वक्त में या तो फसल खराब हो जाने पर सरकार राजस्व मांग में कोई कमी करेगी या वसूली को कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा। ना ही किसानों को इस बात की उम्मीद थी कि तीज त्योहार पर कोई कर्जा और मदद मिल पाएगी जो पहले तालुकेदारों से मिल जाती थी। अवध जैसे जिन इलाकों में 1857 के दौरान प्रतिरोध बेहद सघन और लंबा चला था, वहां लड़ाई की बागडोर असल में तालुकेदारों और उनके किसानों के हाथों में थी। बहुत सारे तालुकदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, इसलिए वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल के खेमे में शामिल हो गए। उनमें से कुछ तो बेगम की पराजय के बाद भी उनके साथ डटे रहे। किसानों को असंतोष अब फौजी बैरकों में पहुंचने लगा था, क्योंकि बहुत सारे किसान अवध के गांवों से ही भर्ती किए गए थे। दशकों से सिपाही कम वेतन और वक्त पर छुट्टी न मिलने के कारण असंतुष्ट थे। 1850 के दशक तक आते आते उनके असंतोष के कई नए कारण पैदा हो चुके थे। 1857 के विद्रोह से पहले के सालों में सिपाहियों ने अपने गोरे अफसरों के साथ रिश्ते काफी बदल चुके थे। 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने पर खासा जोर देते थे। वे उनकी मौज मस्ती में शामिल होते थे, उनके साथ मल्लयुद्ध करते थे, उनके साथ तलवारबाजी करते थे, उनके साथ शिकार करते थे। उनमें से बहुत सारे तो बखूबी हिंदुस्तानी बोलना जानते थे, यहाँ के रीति रिवाजों संस्कृति से वाकिफ थे। उनमें अफसर की कड़क और अभिभावक का स्नेह दोनों निहित थे। 1840 के दशक में स्थिति बदलने लगी। अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा और वे सिपाहियों को कमतर नस्ल का मानने लगे। वे उनकी भावनाओं की जरा सी भी फिक्र नहीं करते थे। गाली गलौज और शारीरिक हिंसा सामान्य बात बन गई। सिपाहियों व अफसरों के बीच फासला बढ़ता गया। भरोसे की जगह संदेह ने ले ली। चिकनाई कारतूसी घटना इसका एक बढ़िया उदाहरण थी। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत में सिपाही और ग्रामीण जनता के बीच गहरे संबंध थे। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भर्ती होकर आए थे। उनमें से बहुत सारे ब्राह्मण या ऊंची जाति के थे, बल्कि अवध को तो बंगाल आर्मी की पौशाला कहा जाता था। सिपाहियों के परिवार अपने इर्द गिर्द जिन बदलावों को देख रहे थे, उनमें जो खतरे दिखाई दे रहे थे वे जल्दी ही सिपाही लाइनों में दिखाई देने लगे। दूसरी ओर कारतूसों के बारे में सिपाहियों का भय, चिट्ठियों के बारे में उनकी शिकायतें, बढ़ते दुर्व्यवहार, नस्ली गाली गलौज के प्रति बढ़ता असंतोष गांवों में भी प्रतिबिंबित होने लगा था। सिपाही और ग्रामीण जगत के बीच मौजूद इन संबंधों से विद्रोह के रूप रंग पर गहरा असर पड़ा।
जब सिपाही अपने अफसरों की अवज्ञा करते थे और हथियार उठाते थे तो फौरन ही गांव में के भाई बिरादर भी उनके साथ आ जुटते थे। हर कहीं किसान शहरों में पहुंचकर सिपाहियों और शहर के आम लोगों के साथ जुड़कर विद्रोह के सामरिक नेतृत्व में शामिल हो रहे थे। बच्चों, यहाँ पे एक ये मतलब जो है देखते हैं ताल्लुकदारों की सोच। ताल्लुकदारों के रवैये को रायबरेली के पास स्थित काला कंकर के राजा हनुमंत सिंह ने सबसे अच्छी तरह व्यक्त किया। विद्रोह के दौरान हनुमंत सिंह ने एक अंग्रेज अफसर को पनाह दी और उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया था। उस अफसर से आखिरी मुलाकात में हनुमंत सिंह ने कहा कि साहिब, आपके मुल्क के लोग हमारे देश में आए और उन्होंने हमारे राजाओं को खदेड़ दिया। आप अफसरों को भेजकर जिले जिले में जागीरों के मालिकाने हक जांच करवाते हैं और एक ही झटके में अपने मेरे पुरखों की जमीन मुझसे छीन ली। मैं चुप रहा। फिर अचानक आप बुरा वक्त शुरू हो गया आपका। यहाँ के लोग आपके खिलाफ उठ खड़े हुए। तब आप मेरे पास आए। जिसे आपने बर्बाद किया था मैंने आपकी जान बचाई है, लेकिन अब मैं अपने सिपाहियों को लेकर लखनऊ जा रहा हूँ ताकि आपको देश से खदेड़ सकूं। देख रहे बच्चों, इस अंश से आपको ताल्लुकदारों के रवैये के बारे में क्या पता चल रहा है। यहाँ के लोगों से हनुमान सिंह ने क्या आशय था, उन्होंने लोगों के गुस्से को क्या वजह बताई। अब बच्चों, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है। यूरोपीय किस्म की वर्दी पहने बंगाल के सिपाही। यहाँ कलाकार सिपाहियों की वर्दी का मजाक उड़ा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए शायद यह जताने का प्रयास किया जा रहा है कि पश्चिमी पोशाक पहनकर भी हिंदुस्तानी सुंदर नहीं दिख सकते। देख रहे बच्चों, क्या इनका जो है मजाक उड़ाया जा रहा है। देखो इनका मजाक, देख रहे हो? ये मजाक के पात्र बन गए फौजी। लेकिन बच्चों, आज ऐसा नहीं है। आज हमारा पूरा देश हमारी भारतीय सेना को, भारतीय आर्मी को, कोई भी सिक्योरिटी फोर्स हो, बड़े आदर और जो है इज्जत से उनको जो है रेस्पेक्ट किया जाता है। आज इस तरह का माहौल नहीं है। ये अंग्रेज लोग हैं कि अपने फौजियों को इस तरीके से जो है मजाक के तौर पर देख रहे हैं। सोच और नीयत इस बात का उदाहरण है कि अंग्रेज उस टाइम मतलब किस तरीके से ट्रीट करते थे हिंदुस्तानियों को, लेकिन आज हालात दूसरे हैं। विद्रोही क्या चाहते थे? अब बच्चों, सवाल यह है कि विद्रोही चाहते क्या थे। अब बच्चों, विद्रोही क्या चाहते थे सवाल है। इसका हम जो है जवाब अपनी एनसीईआरटी में ही देखेंगे। बतौर विजेता कठिनाइयों, चुनौतियों और बहादुरी के बारे में अंग्रेजों की अपनी राय थी। वे विद्रोहियों को एहसान फरामोश और बर्बर लोगों का झुंड मानते थे। विद्रोहियों को कुचलने का एक मतलब यह भी था कि उनकी आवाज को दबा दिया जाए। कुछ विद्रोहियों को ही इस घटनाक्रम के बारे में अपनी बात दर्ज करने का मौका मिला। यूं भी विद्रोहियों में ज्यादातर सिपाही और आम लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। इस प्रकार अपने विचारों का प्रसार करने और लोगों को विद्रोहियों में शामिल करने के लिए जारी की गई कुछ घोषणाओं व इश्तहारों के सिवाय हमारे पास ऐसी ज्यादा चीजें नहीं हैं जिनके बिना हम विद्रोहियों की नजरिए को समझ सके। इसलिए 1857 में कुछ हुआ उसे रचने के लिए इतिहासकारों की कोशिशों को बहुत हद तक और मजबूरन अंग्रेजों के दस्तावेजों पर निर्भर रहना पड़ता है। विडंबना यह है कि इन स्रोतों से अंग्रेज अफसरों की सोच का तो पता चलता है, लेकिन इस बारे में ज्यादा सुराग नहीं मिल पाता कि विद्रोही क्या चाहते थे। एकता की कल्पना। 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के
सभी तबकों का आह्वान किया जाता था। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से या उनके नाम पर जारी की गई थी, परंतु उनमें भी हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का नफा नुकसान बराबर था। इश्तहारों में अंग्रेजों से पहले के हिंदू मुस्लिम अतीत की संकेत किया जाता था। मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदाय के सह अस्तित्व का गौरव गान किया जाता था। बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों ही दुआही देते हुए जनता से लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। दिलचस्प बात यह है कि आंदोलन में हिंदू और मुसलमान के बीच खाई पैदा करने में अंग्रेजों द्वारा की गई कोशिशों के बावजूद ऐसा कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। अंग्रेज शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए। उनकी यह कोशिश नाकामयाब रही। अब बच्चों उत्पीड़न जो है ये देखते हैं हो गया। अब बच्चों जो है आजमगढ़ घोषणा 25 अगस्त 1857, इसको देखते हैं क्या है। विद्रोही क्या चाहते थे इसके बारे में हमारी जानकारी का यह एक मुख्य स्रोत है। यह सर्वविदित है, यानी कि सभी को मतलब जो है विदित है, ज्ञान है। इस युग में हिंदुस्तान के लोग हिंदू मुस्लिम दोनों ही अधर्मी षड्यंत्रकारी अंग्रेजों की निरंकुशता व उत्पीड़न से त्रस्त है। इसलिए देश के सभी धनवान लोगों को, खास तौर से जिनका मुस्लिम शाही परिवारों से ताल्लुक रहा है और जिन्हें लोगों का धर्म रक्षक स्वामी माना जाता है, अपने जीवन और संपत्ति को जनता की कुशलक्षेम के लिए होम कर देना चाहिए। अपने धर्म की रक्षा के लिए अरसा पहले अपना घर बार छोड़ चुके और भारत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा जोर लगा रहे बहुत सारे हिंदू और मुसलमान मुखिया मेरे पास आए। उन्होंने इस भारतीय धर्म युद्ध में हिस्सा लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही मुझे पश्चिम से मदद मिलेगी। इसलिए जनता की जानकारी के लिए कई भागों का यह इश्तहार जारी किया जा रहा है। यह सबका दायित्व है कि इसको गौर से पढ़े, इसका पालन करे। इस साझा उद्देश्य में जो लोग अपना योगदान देना चाहते हैं, लेकिन जिसके पास अपनी सेवाएं देने के साधन नहीं है, उन्हें मेरी तरफ से दैनिक भोजन दिया जाएगा। और सबको मालूम हो, हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के प्राचीन ग्रंथों में चमत्कार करने वालों के लेखन और भविष्यवक्ताओं में, पंडितों की गणनाओं में सब में यह सहमति दिखाई देती है कि भारत में या कहीं भी अंग्रेज के पैर टिक नहीं पाएंगे। इसलिए यह सबका फर्ज है कि वे अंग्रेजों का वर्चस्व बने रहने की सारी उम्मीदें छोड़ दें। मेरा साथ दें, साझे हित में काम करते हुए अपने व्यक्तिगत परिश्रम से बादशाही सम्मान के हकदार बने और अपने अपने लक्ष्य प्राप्ति करें। अन्यथा अगर यह स्वर्णिम अवसर हमारे हाथ से चला गया तो हमें अपनी इस मूर्खता पर पश्चाताप करना पड़ेगा। भाग एक, जमींदारों के बारे में। जाहिर है कि जमींदारी बंदोबस्त तय करने में अंग्रेज सरकार से बेहिसाब जमा भू राजस्व थोप दिया। कई जमींदारों को बेइज्जत व बर्बाद किया है। बकाया लगान की वजह से उनकी जागीरें नीलाम कर दी गई हैं। हद तो यह है कि एक आम रैयत किसी जनाना नौकर या किसी गुलाम की ओर से दाखिल किए गए मुकदमे पर भी बाइज्जत जमींदारों को अदालत में घसीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, कैद खाने में डाला जा रहा है और बेइज्जत किया जा रहा है। जमींदारियों के बारे में दायर किए गए मुकदमों में भारी खर्चे की स्टाम्प और दीवानी अदालतों की गैर जरूरी खर्चों का मकसद प्रतिवादियों को दरिद्र करना रहा है। जमींदारों के खजाने को स्कूली, अस्पतालों, सड़कों आदि के लिए चंदे के नाम पर हर साल खाली किया जा रहा है। इस तरह की वसूलियों के लिए बादशाही सरकार में कोई जगह नहीं होगी। जमा हल्का रहेगा, जमींदारों के हितों की रक्षा की जाएगी और हर जमींदार को अपनी जमींदारी में अपने ढंग से शासन करने का अधिकार होगा। व्यापारियों के बारे में, इस अधर्मी और षड्यंत्रकारी ब्रिटिश सरकार ने नील, कपड़े, जहाज व्यवसाय जैसी तमाम बेहतरीन और बहुमूल्य चीजों के व्यापार पर एक अधिकार स्थापित कर लिया है। अब छोटी मोटी चीजों का ही व्यापार ही लोगों के लिए रह गया है। डाक खर्चे, नाका वसूली, स्कूल के लिए चंदे के नाम पर व्यापारियों के मुनाफे में सीधे
में से सेंध मारी जा रही है। इन तमाम रियासतों के बावजूद व्यापारियों को 2 करोड़ के आदमी की शिकायत पर गिरफ्तार किया जा सकता है, बेइज्जत किया जा सकता है। जब सही सरकार बनेगी तो इन सारे फरेबी तौर तरीकों को खत्म कर दिया जाएगा। जमीन व पानी दोनों रास्तों से होने वाला हर चीज का व्यापार भारत के देसी व्यापार के लिए खोल दिया जाएगा। इसलिए हर व्यापारी की जिम्मेदारी है कि वह इस जंग में हिस्सा ले, बादशाही सरकार की हर इंसानी और माली मदद करे। सरकारी कर्मचारियों के बारे में अब यह राज की बात नहीं कि अंग्रेज सरकार के तहत प्रशासनिक और सैनिक सेवाओं में भर्ती होने वाले भारतीय लोगों को इज्जत नहीं मिलती। उनकी तनख्वाह कम होती है और उनके पास कोई ताकत नहीं होती। दोनों महकमों में प्रतिष्ठा और पैसे वाले सारे पद सिर्फ अंग्रेजों को मिलते हैं। इसलिए ब्रिटिश सेवा में काम करने वाले तमाम भारतीयों को अपने मजहब और हित पर ध्यान देना चाहिए और अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी छोड़कर बादशाही सरकार के साथ देना चाहिए। उन्होंने फिलहाल 200 और 300 रुपये प्रति माह की तनख्वाह मिलेगी। भविष्य में ऊंचे ओहदों की उम्मीद रखें। अब जो है बच्चों, कारीगरों के बारे में, इसमें कोई शक नहीं कि इंग्लैंड में बनी चीजों को लाकर यूरोपियों ने हमारे बुनकर, सूती वस्त्रों बनाने वाले, बढ़ाइयों, लोहारों, मोचियों आदि को बेरोजगार कर दिया है। उनके काम धंधों पर इस तरह कब्जा जमा लिया है कि देसी कारीगरों की हर श्रेणी भिखमंगों की हालत में पहुंच गई है। बादशाही सरकार में देसी कारीगरों को राजाओं, अमीरों की सेवा में तैनात किया जाएगा। इससे निसंदेह उनकी उन्नति होगी। इसलिए उन कारीगरों को अंग्रेजों की सेवा छोड़ देनी चाहिए। पंडितों, फकीरों, अन्य ज्ञानी व्यक्तियों के बारे में, पंडित और फकीर क्रमशः हिंदू और मुसलमान धर्मों के अभिभावक हैं। यूरोप के दोनों धर्मों के शत्रु हैं, क्योंकि फिलहाल धर्म के कारण ही अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध छिड़ा हुआ है। इसलिए पंडितों और फकीरों का फर्ज है कि वे खुद को मेरे सामने पेश करें, इस पवित्र युद्ध में अपना हिस्सा निभाएं। इस घोषणा में ब्रिटिश शासन के खिलाफ कौन से मुद्दे उठाए गए हैं? प्रत्येक तबके के बारे में दिए गए भाग को ध्यान से पढ़िए। घोषणा की भाषा पर ध्यान दीजिए और देखिए उनमें कौन सी भावनाओं पर जोर दिया जा रहा है। सिपाही क्या सोचते थे? विद्रोही सिपाहियों की एक अर्जी जो बच गई। एक सदी पहले अंग्रेज हिंदुस्तान आए और धीरे धीरे यहाँ फौजी टुकड़ियां बनाने लगे। इसके बाद वे हर राज्य के मालिक बन बैठे। हमारे पुरखों ने सदा उनकी सेवा की, हम उनकी नौकरी माए। ईश्वर की कृपा से हमारी सहायता से अंग्रेजों ने जो चाहा वो इलाका जीत लिया। उनके लिए हमारे जैसे हजारों हिंदुस्तानी जवानों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन ना हमने कभी पैर पीछे खींचे, ना कोई बहाना बनाया, ना ही कभी बगावत के रास्ते पर चले। लेकिन 1857 में अंग्रेजों ने यह हुक्म जारी कर दिया कि अब सिपाहियों को इंग्लैंड से नए कारतूस और बंदूकें दी जाएंगी। नए कारतूस गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। गेहूं के आटे में हड्डियों का चूरा मिलाकर खिलाया जा रहा है। ये चीजें पैदल सेना, घुड़सवार और गोलंदाज फौज की हर रेजिमेंट में पहुंचा दी गई है। उन्होंने ये कारतूस थर्ड लाइट कैवलरी के सवारों, घुड़सवार सैनिकों दिए। उन्हें दांतों से खींचने के लिए कहा। सिपाहियों ने हुक्म का विरोध किया, कहा कि ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस पर अंग्रेज अफसरों ने 3 रेजिमेंटों के जवानों की परेड करवा दी। 1400 अंग्रेज सिपाही, यूरोपीय सैनिकों की दूसरी बटालियन और घुड़सवार गोलंदाज फौज को तैयार कर भारतीय सैनिकों को घेर लिया। हर पैदल रेजिमेंट के सामने छर्रों से भरे 6-6 तोपें तैनात कर दी गई और 84 नए सिपाहियों को गिरफ्तार करके बेड़ियां डालकर जेल में बंद कर दिया गया। छावनी के सवारों को इसलिए जेल में डाला गया ताकि हम डरकर नए कारतूसों को दांतों से खींचने लगे। इसी कारण हम और हमारे सारे सहोदर इकट्ठा होकर अपनी आस्था की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़े। हमें 2 साल तक युद्ध जारी रखने पर मजबूर किया। धर्म व आस्था के सवाल पर हमारे साथ खड़े राजा और मुखिया अभी भी हमारे साथ हैं और उन्होंने भी सारी मुसीबतें झेली हैं। हम 2 साल तक इसलिए लड़े ताकि हमारा अकायद मजहब दूषित ना हो। अगर एक हिंदुस्तान और मुसलमान का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो दुनिया में बचेगा क्या? देख रहे हो बच्चों? अब बच्चों, उत्पीड़नों के प्रतीक के खिलाफ इन घोषणाओं में ब्रिटिश राज, जिसमें विद्रोही फिरंगी राज कहते थे, वे संबंधित हर चीज को पूरी तरह खारिज किया जा रहा था। देसी रियासतों पर कब्जे,
और समझौते का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेजों की निंदा की जाती थी। विद्रोही नेताओं का कहना था कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लोगों को इस बात पर गुस्सा था कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने बड़े छोटे भूस्वामियों में से बेदखल कर दिया था और विदेशी व्यापार ने दस्तकारों बुनकरों को तबाह कर डाला था। ब्रिटिश शासन के हर पहलू पर निशाना साधा जाता था। फिरंगियों पर स्थापित सुंदर जीवन शैली को नष्ट करने का आरोप लगाया जाता था। विद्रोही अपनी उस दुनिया को दोबारा बहाल करना चाहते थे। विद्रोही उद्घोषणाओं में इस व्यापक डर को व्यक्त करती थी कि अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हैं और वे लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी डर की वजह से लोग चल रही अफवाहों पर भरोसा करने लगे। लोगों को प्रेरित किया गया कि वे इकट्ठा मिलकर अपने रोजगार, धर्म, इज्जत और अस्मिता के लिए लड़ें। यह व्यापक सार्वजनिक भलाई की लड़ाई होगी। जैसा कि हम देख चुके हैं कि बहुत सारे स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह उन तमाम ताकतों के विरुद्ध हमले की शक्ल ले लेता था जिनको अंग्रेजों के हिमायती या जनता का उत्पीड़क समझा जाता था। कई दफा विद्रोही साम्राज्य को जानबूझकर बेइज्जत करते थे। गांवों में उन्होंने सूदखोरों की बही खाते चला दिए, उनके घर तोड़ फोड़ डाले, जिससे पता चलता है कि विद्रोही तमाम उत्पीड़कों के खिलाफ थे और परंपरागत सोपानों ऊंच नीच को खत्म करना चाहते थे। इसमें हमें एक वैकल्पिक दृष्टि, संभवतः एक ज्यादा समतापरक समाज की कल्पना दिखाई देती है, पर यह सोच उनकी घोषणाओं में नहीं दिखाई देती। उनमें तो फिरंगी राज के खिलाफ तमाम सामाजिक समूहों को एकजुट करने का ही आह्वान किया जाता था। वैकल्पिक सत्ता की तलाश टॉपिक अच्छा है। ब्रिटिश शासन को ध्वस्त हो जाने के बाद लखनऊ, दिल्ली और कानपुर जैसे स्थानों पर विद्रोह ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने का प्रयास किया। बेशक यह प्रयोग ज्यादा समय तक चला, लेकिन इन कोशिशों से पता चलता है कि विद्रोही नेता 18वीं सदी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया, विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई, भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम किया गया, लूटपाट बंद करने के लिए हुक्मनामे जारी किए गए। इसके साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखने की योजनाएं भी बनाई गई। सेना की कमांड श्रृंखला तय की गई। इन सारे प्रयासों में विद्रोही 18वीं सदी के मुगल जगत से ही प्रेरणा ले रहे थे। यह जगत उन तमाम चीजों का प्रतीक बन गया जो उनसे छीन चुकी थी। विद्रोहियों द्वारा स्थापित शासन संरचना का प्राथमिक उद्देश्य युद्ध की जरूरतों को पूरा करना था, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये संरचनाएं अंग्रेजों की मार बर्दाश्त नहीं कर पाई। अवध अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला। वहां लखनऊ दरबार पर जवाबी हमले की योजनाएं बनाई जा रही थी और 1857 के आखिर तथा 1858 के शुरुआती महीनों तक हुकूम की श्रेणियां वजूद में थी। बच्चों, ये 1857 का गदर है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे। इसका आगे का चैप्टर हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अमरीन पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और जो अपने सहपाठी हैं, अपने क्लास के फ्रेंड हैं, उनको सबको बताएंगे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।